आज हम संविधान की बात करेंगे और संविधान कैसे बना इसकी बात करेंगे और टाइमलाइन देखेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों क्रिटिसाइज किया जाता था, जब ये बना था तो इसको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था। ये पटेल और नेहरू का कमाल था, उन्होंने भारत को एक बना दिया। बहुत लोगों का इसमें योगदान है, बलिदान है। हमारा संविधान सारे नागरिक को अधिकार देता है, कोई भी आप पर दादागिरी नहीं झाड़ सकता, कोई भी आपको तंग नहीं कर सकता, कोई आपको मार नहीं सकता। संविधान आपको ताकत प्रदान करता है, आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, बोलने की आज़ादी है। ये बहुत सारे देशों में नहीं है। रशिया में जाइए आप, चाइना में जाइए, आपको जेल में उठाकर बंद कर देंगे। हमारा संविधान बहुत ही फ्लेक्सिबल है और बहुत ही शानदार है। हर किसी को न्याय हर किसी को न्याय देता है। हाँ, हम मानते हैं जस्टिस डिले हो जाता है, कभी कभी इंसाफ मिलने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन अल्टीमेटली इंसाफ मिलता है। तो आज हम अपने संविधान को देखेंगे, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या कमाल का काम किया, उनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। गजब के इंटेलेक्चुअल थे, पर ये कांग्रेस को पता था, गांधी जी को पता था। गांधी जी और बी आर अम्बेडकर गांधी जी की बी आर अम्बेडकर से ज़्यादा बनती नहीं थी। उसके बावजूद उन्होंने बोला था जब संविधान बनाओ तो अम्बेडकर को ज़रूर इंक्लूड करना। आज हम बात करेंगे हमारे संविधान की, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आज़ादी के दौरान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड बहुत सालों से उठ रही थी। 1934 में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया एम एन रॉय ने दिया, जो जो कम्युनिस्ट मूवमेंट के पायनियर लीडर थे, जिन्होंने जिन्होंने 1920 में सेवन लीडर के साथ मिलकर ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का सेटअप किया। उसके बाद इंडिया में बहुत सारे कम्युनिस्ट ग्रुप एंड लेफ्ट विंग और ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में 1935 में पहली बार कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे, आज का भारत का संविधान में किसी बाहरी की दखल अंदाजी नहीं होगी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। इस काफ़ी समय से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कर रही थी, जिसे अगस्त ऑफर में मान लिया गया। अगस्त ऑफर में ये प्रॉमिस किया गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्टेबलाइज किया जाएगा, जिसका काम होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना। अगस्त ऑफर के जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार इस बात को माना था कि हाँ, इंडियन जो हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से फ्रेम कर सकते हैं। इसलिए ये प्रॉमिस किया गया था कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ इंडियंस होंगे और गोल होगा डोमिनियन स्टेटस। 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को, जो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे, उन्हें इंडिया भेजा गया इंडिपेंडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, जो वर्ल्ड वार 2 के बाद लागू होना था। 3 लोगों का ग्रुप इंडिया भेजा। मुस्लिम लीग ने ये मिशन इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वह 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहते थे। ये 3 लोग थे, सर पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड ए बी अलेक्जेंडर। ये तीनों लोग कैबिनेट मिनिस्टर थे ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, इसलिए इनको नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। इंडिया 1946 में इंडिया पहुंचा। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव था इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना और साथ ही साथ एक इंटरिम गवर्नमेंट स्टेबलाइज करना, जो 10 जून 1946 को इसकी एक्सेप्टेंस कर लेती है। मुस्लिम लीग इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है, फिर बाद में मना कर देती है। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को नवंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द स्कीम ऑफ कैबिनेट मिशन। अब हम इसके फीचर्स देखते हैं।
इसमें टोटल 389 मेंबर होंगे। 296 ब्रिटिश इंडिया को अलॉट किए जाएंगे, 93 प्रिंसिसली स्टेट्स को। 296 में से 292 मेंबर 11 गवर्नर प्रोविंस से आएंगे, 4 कमिश्नर प्रोविंस से आएंगे। रफली 1 सीट इन 1 मिलियन पर अलॉटेड की जाएगी। ब्रिटिश प्रोविंस सीट का बंटवारा तीन तीन कम्युनिटीज मुस्लिम, सिख और जनरल इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन होगा। ईच कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव उनकी कम्युनिटी द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। प्रोविंशियल असेंबली और वोटिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होगी। प्रिंसेसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स नॉमिनेट किए जाएंगे प्रिंसेसली स्टेट्स के हेड द्वारा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इलेक्शन 296 सीट्स के लिए जुलाई से लेकर अगस्त तक चला। इंडियन नेशनल कांग्रेस 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली, स्मॉल ग्रुप और इंडिपेंडेंट को 15 सीट मिली। हालांकि 93 सीट जो प्रिंसेसली स्टेट्स को एलोकेट की गई थी वो नहीं भरी गई, क्योंकि प्रिंसेसली स्टेट ने डिसाइड किया वह दूर रहेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स को डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं किया गया और ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। असेंबली के सभी सेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव को शामिल किया गया डेट हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, SC ST सभी पॉपुलर नेता इसमें शामिल थे, सिर्फ महात्मा गांधी के अलावा। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग दिसंबर 9 1946 को हुई। इसको मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया और सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान की डिमांड की। मीटिंग में 211 मेंबर्स ने अटेंड किया। सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे उनको टेम्परेरी असेंबली का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को असेंबली का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। सिमिलरली SC मुखर्जी और BT कृष्णमाचारी को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया असेंबली का। इन अदर वर्ड असेंबली में 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। 23 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया असेंबली में। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन का के फंडामेंटल्स और फिलॉसफी थी। अब हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिक्लेयर करती है इंडिया एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन रिपब्लिक स्टेट है। टेरिटरीज जो अभी ब्रिटिश इंडिया में शामिल हैं और इंडियन स्टेट्स और आउटसाइड इंडिया और अदर स्टेट्स इंडिपेंडेंट सॉवरेन इंडिया का पार्ट के लिए इच्छुक हैं, वह सब एक यूनियन में होंगे। इंडिया सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया की पावर और अथॉरिटी और ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट लोगों से प्रभावित होगी। इंडिया के सभी लोगों को सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस की गारंटी और सिक्योर की जाएगी। Equality of status of opportunity before the law, freedom of thought, expression, belief, faith, worship, vacation of association, action subject to the law and public morality प्रदान की जाएगी। Minorities, backward, tribal area, depressed and other backward classes को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। Integrity of the territory of republic, sovereign rights on land, sea and air and law of the civilized कानून के अनुसार बनाए रखा जाएगा। हमारी जो एंशियन लैंड है उसने राइटफुल और ऑनर्ड स्थान प्राप्त किया है वर्ल्ड में। वर्ल्ड पीस और वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए फुल कंट्रीब्यूशन देगी। रेजोल्यूशन को जनवरी 22 1947 को अडॉप्ट किया गया। It influenced the eventual shaping of the Constitution through all its subsequent stages. Its modified version forms a primer of the present Constitution. Independence Act की रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसेसली स्टेट जो दूर रहे थे ग्रेजुअली उन्होंने ज्वाइन किया। ऑन अप्रैल 28 1947 असेंबली 6 प्रिंसेसली स्टेट्स ने असेंबली को ज्वाइन किया। माउंटबेटन प्लान ऑफ जून 3 1947 फॉर पार्टीशन of the country. June 3 1947 फॉर पार्टीशन ऑफ आवर कंट्री। बहुत सारे प्रिंसेसली स्टेट्स ने अपनी सीट असेंबली में ली। मुस्लिम लीग ने भी एंटर किया असेंबली में। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द असेंबली। असेंबली फुली सॉवरन बॉडी बनी।
कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी फ्रेम कर सकती थी। ये एक्ट असेंबली को एम्पावर करता है कि किसी भी लॉ को एब्रोगेट और ऑल्टर कर सकते हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया के लिए बनाया गया। असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी भी नहीं। इन अदर वर्ड टू सेपरेट फंक्शन असाइन किए गए असेंबली को। पहला, फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, दूसरा ऑर्डिनरी लॉ इनेक्ट करना। ये दोनों काम अलग अलग दिन किए जाते थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बैठक होती थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयर पर बैठते थे। जब लेजिस्लेटिव बॉडी की बैठक होती थी, तब जीबी मावलंकर बैठते थे। ऐसा 26 नवंबर 1949 तक चला, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम पूरा हुआ। मुस्लिम लीग ने अपनी सीट छोड़ दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली 299 रह गई, जो शुरुआत में 389 थी, जो 1946 में कैबिनेट मिशन ने तय की थी। द इंडियन प्रोविंस की सीटों की संख्या घटकर 296 से 229 रह गई और प्रिंसेसली स्टेट्स की 93 से 70 रह गई। अदर फंक्शन परफॉर्म बाय द असेंबली, in addition to making of the constitution and enacting of ordinary law, the constituent assembly also performed the following function. It ratified the India's membership of Commonwealth in May 1949. इन्होंने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया ऑन जुलाई 22, 1947. It adopted the national anthem on January 24, 1950. It elected the Rajendra Prasad as the first president of India on January 24, 1950. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 साल में 11 सेशन हुए, जिसमें 11 महीने और 18 दिन लगे। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया। ऐसा माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ड्राफ्ट तैयार करने में 114 दिन लगे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो टोटल खर्चा आया वो 64 लाख था। ऑन जनवरी 24, 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाइनल सेशन हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रोविजनल पार्लियामेंट घोषित कर दिया गया जब तक नया पार्लियामेंट नहीं बना। अब हम बात करेंगे कमेटीज की। कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारी कमेटी को अपॉइंट किया था टू डील विद डिफरेंट टास्क फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। इसमें से 8 मेजर कमेटी थी और माइनर कमेटी थी। हम मेजर कमेटी को देखते हैं। यूनियन पावर कमेटी के हेड जवाहरलाल नेहरू थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के सरदार पटेल थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज के सरदार पटेल थे। दिस कमेटी हैड द फॉलोइंग 5 सब कमेटी। कमेटी में 5 सब कमेटी थी। फंडामेंटल राइट सब कमेटी, जिसके हेड थे JB कृपलानी। माइनॉरिटी सब कमेटी SC मुखर्जी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी गोपीनाथ बरदलोई थे। एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी के AB ठाकर थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमेटी। अब हम दे रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्टेट्स कमेटी के जवाहरलाल नेहरू थे और स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब हम देखते हैं माइनर कमेटी। माइनर कमेटी के थे फिनांस एंड स्टाफ कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्रेडेंशियल कमेटी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। हाउस कमेटी बी पताबी सीतारमैया। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी डॉक्टर KM मुंशी। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली JB मावलंकर। एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट S बारादाचारी असेंबली मेंबर नहीं थे। कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस B पिताबी सीतारमैया। एक्सपर्ट कमेटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन नालनी रंजन सरकार। लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन SK धर, ये भी असेंबली के मेंबर नहीं थे। स्पेशल कमेटी टू एग्जामाइन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू। प्रेस गैलरी कमेटी उषा नाथ सेन। एडहॉक कमेटी ऑफ सिटीजनशिप S बारादाचारी। अब हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी। अमंग ऑल द कमेटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसको अगस्त 29, 1947 को सेटअप किया गया था। इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए बनाया गया था।
इसमें 7 मेंबर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरमैन थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदादुल्ला एंड एन एम माधव राव, जो बाद में उनको रिप्लेस किया बी एल मित्तर ने ड्यू टू द इल हेल्थ। टी टी कृष्णमाचारी, इनको रिप्लेस किया था डी पी खेतान ने, जो 1948 में जिनका देहांत हो गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी, आफ्टर टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द प्रपोजल, द वेरियस कमेटी prepared the first draft of constitution in India, which was published in February 1948. The people of India were given 8 months to discuss the draft and propose amendment. In the light of the public comments, criticism and suggestion, the drafting committee prepared a second draft, which was published in October 1948. Drafting committee took less than 6 months to prepare its draft. In all, it sat only for 114 days. Assembly में थर्ड